सर जेनेटिक्स का कितना रोल होता है इसमें? डेफिनेटली जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है और इसलिए हम फैमिली हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में प्रेवलेंस के अतबार से डायबिटीज़ पहले नंबर पे है, पैरासीटामोल है, ठीक है। ये नॉर्मली सिर्फ हम रिकमेंड करते हैं कि आपने 2 टैबलेट लेनी है 1 ग्राम, ठीक है, और आप मैक्सिमम 4 ग्राम्स इन अ डे ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी पेशेंट ने 4 टैबलेट ली तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ केस रिपोर्ट्स हैं जिनसे उनका लिवर फेलियर हो गया है, यानी कि सिंपल पैरासीटामोल की थोड़ी सी ज़्यादती से भी लिवर फेलियर हो सकता है। होता कुछ यूँ है कि ये मेडिकेशन गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो करती हैं, जिसकी वजह से आपको जो स्टमक में फुलनेस फील होती है। जब ये फुलनेस फील होती है तो इसलिए जो पेशेंट हैं उनको नौजिया और इस तरह के दिल में मतली आना, इस तरह की उनको फीचर्स हो सकते हैं। डिलीवरी के टाइम पर अक्सर खातून को शुगर हो जाती है, जो कि न्यूबॉर्न बेबीज़ को भी समटाइम्स हो जाती है, तो इसकी क्या रीज़न होती है? लेकिन जैसे हम पहले जिक्र कर चुका हूँ कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ का रिस्क होता है। इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट राबिया शाहिद एंड यू आर वाचिंग अस ऑन डिस्कवर पाकिस्तान। आज हम एक ऐसे मर्ज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बदकिस्मती से पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मैं बात कर रही हूँ डायबिटीज़ की, जिसे आम ज़ुबान में शुगर भी कहा जाता है। और डायबिटीज़ के हवाले से बातचीत करने के लिए आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है डॉक्टर अली रज़ा नकवी ने। ही इज़ एन एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट डायबिटीज़ एंड इंटरनल मेडिसिन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर अली, सबसे पहले जैसे कि मैंने बात की कि डायबिटीज़ हर दूसरे घर का मसला बन चुका है, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप आसान अल्फाज में हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि शुगर बेसिकली है क्या और होती क्यों है? देखें, जो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन है उसने डायबिटीज़ की 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है, ठीक है। तो डायबिटीज़ की डिफरेंट इकसाम हैं। इसमें एक किस्म तो है टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें पैंक्रियाज इंसुलिन बनाता ही नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मली बच्चों में होती है, ठीक है। इसके बाद जो कॉमन है वो है टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है और ये ओबेसिटी से क्लोजली लिंक्ड है, उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और ये कॉमन एक बीमारी है जो कि हमारे आमतौर पर टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से ही लोग हमारे पास आते हैं। इस तरह तीसरी जो किस्म है उसे कहते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि नॉर्मली प्रेगनेंसी और हमल में होती है। और जो पेशेंट जिनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है उनका टाइप 2 डायबिटीज़ में जाने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसी तरह एक चौथी जो क्लासिफिकेशन में है वो है सेकेंडरी डायबिटीज़, कि किसी और वजह से डायबिटीज़ हो गई है, जैसे कि पैंक्रेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन होगी पैंक्रियास की, उसकी वजह से डायबिटीज़ होगी। इसी तरह कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स हैं, जैसा कि कुशिंग डिजीज़ या ग्रोथ हार्मोन की एक्सेस या थायराइड की जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं उसकी वजह से सेकेंडरी डायबिटीज़ हो सकती है। इस तरह कुछ मेडिकेशन है जैसे कि स्टीरॉयड मेडिसिन, इम्यूनोसप्रेसेंट, कुछ लोग जो कीमोथेरेपी कैंसर के लेते हैं, इन तमाम मेडिसिन की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकती है। तो सर जेनेटिक्स का कितना रोल होता है इसमें? डेफिनेटली जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है और इसलिए हम फैमिली हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में प्रेवलेंस के अतबार से डायबिटीज़ पहले नंबर पे है, तो इधर तो हमारी जो डायबिटीज़ की प्रेवलेंस है वो 32% है, इसलिए अब हर घर में डायबिटीज़ है। और ये अनफॉर्चुनेटली टाइप 2 डायबिटीज़ है जो कि कॉमन डिसऑर्डर है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जेनेटिक्स का, जीन्स का बहुत गहरा तल्लुक है। अच्छा सर, हम सुनते हैं कि किसी को यूरिन में भी है, किसी को ब्लड में भी है, तो ये क्या डिफरेंस होता है बेसिकली शुगर होने का? लेकिन जो डायबिटीज़ बेसिकली होता यूँ है कि जब आपकी ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, ये किसी वजह से भी हो, या तो आपका पैंक्रियास काम नहीं कर रहा, ठीक है, ये इंसुलिन या इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है। फिर ये होता है जो ब्लड शुगर में जब ये जो ब्लड में जब शुगर का लेवल एक खास हद से ज़्यादा हो जाता है, फिर वो यूरिन में एक्सक्रीट करता है, ठीक है। और जब वो यूरिन में एक्सक्रीट करता है तो फिर हमें वो यूरिन में जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें नज़र आता है कि वो डायबिटीज़ है। अच्छा सर, जैसे कि अभी आपने ओबेसिटी की बात की थी कि ओबेसिटी का भी ताल्लुक, शुगर का ताल्लुक बेसिकली ओबेसिटी से भी ज़्यादा होता है, तो मुझे ये बताएं कि कुछ लोग जो आजकल ओजेम्पिक का इस्तेमाल कर रहे हैं वेट लॉस करने के लिए, वो कितना डेंजरस है या मुनासिब है? देखें, जो नई मेडिकेशन है जैसे आपने जिक्र किया ओजेम्पिक का, GLP-1 एनालॉग, इसी तरह फिर मंजारो या तिर्ज़ेपिटाइड, ठीक है, ये मेडिकेशन बेसिकली इनके साइड इफ़ेक्ट तो हैं, लेकिन हम देखें तो तमाम मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप देखें जो पैरासीटामोल है, ठीक है, ये नॉर्मली सिर्फ हम रिकमेंड करते हैं कि आपने 2 टैबलेट लेनी है 1 ग्राम, ठीक है, और आप मैक्सिमम 4 ग्राम्स इन अ डे ले सकते हैं।
लेकिन अगर किसी पेशेंट ने 4 टैबलेट ली तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ केस रिपोर्ट्स हैं जिनसे उनका लिवर फेलियर हो गया है, यानी कि सिंपल पैरासीटामोल की थोड़ी सी ज़्यादती से भी लिवर फेलियर हो सकता है। तो इसी तरह ओज़ेम्पिक या मंजारो, इन तमाम मेडिकेशन के भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। होता कुछ यूँ है कि ये मेडिकेशन गैस्ट्रिक एम्पटिंग स्लो करती हैं, जिसकी वजह से आपको जो स्टमक में फुलनेस फील होती है। जब ये फुलनेस फील होती है तो इसलिए जो पेशेंट हैं उनको नौजिया और इस तरह के दिल में मतली आना, इस तरह की उनको फीचर्स हो सकते हैं। इसी तरह जीआई सिम्टम्स, कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन या लूज मोशन का भी शिकार हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मेडिकेशन है ना, बेसिकली ये हम 2005 से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियली तो ये मेडिसिन यूज़ हुई थी डायबिटीज़ के लिए, फिर हमें पता चला कि इन मेडिसिन का एडिशनल बेनिफिट वेट लॉस है, ठीक है। तो जब वेट लॉस, आपको पता है कि ओबेसिटी लिंक्ड है टाइप 2 डायबिटीज़ से, तो वेट लॉस की वजह से डायबिटीज़ रिमिशन में या रिवर्सल में जाना शुरू हो गई। और अब रिसेंटली हमें पता चला कि इन मेडिसिन का कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो लोग ये ओज़ेम्पिक या मंजारो ले रहे हैं उन पेशेंट्स में 24% हार्ट डिजीज़ का रिस्क कम हो जाता है। इसी तरह इन पेशेंट में अबाउट 26% जो डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ है उसका रिस्क भी कम हो जाता है। अरे वाह, बेहतरीन है फिर तो ये तो वज़न भी साथ साथ कम हो गया और आपकी शुगर भी नॉर्मल रहेगी। अच्छा, साथ साथ मुझे ये बताएं कि हम ये अक्सर सुनते हैं कि एक बार आपको जब डायबिटीज़ हो जाती है तो इट्स नॉट रिवर्सिबल और वो फिर थ्रू आउट लाइफ आपको अपने साथ लेकर चलना पड़ता है उसको, तो इज़ दैट इट? देखिए, इसमें इट डिपेंड्स, ठीक है। अगर तो आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो इसका मतलब कि आपका पैंक्रियाज अब काम नहीं कर रहा, ठीक है। ये नॉर्मली बच्चों में होती है, ठीक है। तो इसमें तो हमने इंसुलिन देनी ही है, ठीक है। या अगर किसी को सेकेंडरी डायबिटीज़ है, जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ, किसी और वजह से डायबिटीज़ है, किसी मेडिकेशन से, हार्मोनल डिसऑर्डर से, तो अगर हम उस कॉज को ट्रीट कर लें तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी जो डायबिटीज़ है वो रिवर्स हो जाए। जो कॉमन डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है और ओबेसिटी की वजह से होती है। तो अगर जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनका रीसेंट डायग्नोसिस है, ठीक है, या उनको जो डायबिटीज़ की हिस्ट्री वो ज़्यादा पुरानी नहीं है और उनकी डायबिटीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस या वेट की वजह से है और वो अपना वेट लॉस कर लेते हैं अराउंड 10%, तो इट इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि इनकी डायबिटीज़ रिमिशन में चली जाए, ठीक है। और जब हम कहते हैं डायबिटीज़ रिमिशन, इसका मतलब ये है कि इनकी जो ब्लड शुगर है HbA1c वो 6.5 से कम है और 3 माह से कम है और इन 3 माह में कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात भी याद रखनी ज़रूरी है कि ये जो पेशेंट, इनको पहले तो डायबिटीज़ थी ना, तो इसकी वजह से जो डायबिटीज़ की वजह से कॉम्प्लिकेशन थी उनको जो हो सकती थी, जैसे कि उनकी डायबिटीज़ से आंखों पे असर होता है, किडनीज पे असर होता है, पाँव पे असर होता है, तो हमने उनकी स्क्रीनिंग करते ही रहना है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं प्रेग्नेंट खातून की बात करूं तो डिलीवरी के टाइम पे अक्सर खातून को शुगर हो जाती है, जो कि न्यूबॉर्न बेबीज़ को भी समटाइम्स हो जाती है, तो इसकी क्या रीज़न होती है? देखिए, जैसे पहले जिक्र कर चुका हूँ कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस की वजह से और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ का रिस्क होता है, इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, ठीक है। और जो देखिए, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स में इसके चांसेस कम होते हैं, फिर हम जो प्रेगनेंसी ज़्यादा सेकंड ट्राइमेस्टर में जाती है, अगली स्टेजेस में जाती है, तो इसके रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जब 24 वीक्स हो जाते हैं तो हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं कि आपने ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना है, जिससे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कंफर्म होती है, ठीक है। और फिर अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ डायग्नोज होती है तो उसमें हम इनिशियली कुछ मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोफेज या मेटफॉर्मिन। इस कॉमन मेडिकेशन है, ये सेफ़ है, इस पर बच्चे पे भी कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन होता कुछ यूँ है कि जो प्रेगनेंसी एडवांस करती है तो फिर हमें बाज़ दफ़ा इंसुलिन का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा सर, वंस यू गॉट डायबिटीज़ तो आपको कितना केयरफुल रहना चाहिए कि वो आपकी जो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर अटैक ना करे? मतलब कौन कौन सी बीमारियां डायबिटीज़ के थ्रू हो सकती हैं? देखिए, कहते हैं जी डायबिटीज़ और ओबेसिटी तमाम बीमारियों की जड़ है, ठीक है। अब इसमें क्लिनिकल बेस एविडेंस है और रिसर्च ने बात साबित की है कि ओबेसिटी 200 से ज़्यादा डिजीज़ कॉज कर सकती है, ठीक है। तो डायबिटीज़ आपके ब्रेन एट्रोफी कर सकती है, हार्ट डिजीज़ का रिस्क हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी डिजीज़,
जो मोस्ट कॉमन जो किडनी फेलियर का कॉज है वो डायबिटीज़ है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस वो डायबिटीज़ है, ठीक है। तो ये डायबिटीज़ रेटिना को अफेक्ट करती है। इस तरह डायबिटीज़ वजह से न्यूरोपैथी, पाँव में जलन जो होती है, तो इस डायबिटीज़ ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन को अफेक्ट करती है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों से ये सुनते हैं कि लोग डरते हैं इंसुलिन लगवाने से, वो समझते हैं कि इट्स द लाइक वेरी अग्रेसिव स्टेप कि आपको इंसुलिन लग रही है, तो वो मेडिसिन को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या ज़्यादातर सेफ़ है? ये आपने अच्छा सवाल किया। देखें, बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो उनको ये डर होता है जी इंसुलिन आखिरी स्टेज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कुछ लोग जो इंसुलिन पे हैं, ये पॉसिबिलिटी है कि वो इंसुलिन से अगर उनकी शुगर कम हो गए और बेहतर हो जाए तो उनकी इंसुलिन बंद भी की जा सकती है, ठीक है। और कुछ लोग कहते हैं जी जब हमने इंसुलिन शुरू कर ली तो अब हमने मेडिकेशन नहीं लेनी, हालांकि मेडिकेशन इंसुलिन साथ साथ चल सकती हैं, ठीक है। और अब तो देखें इतनी ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हो चुकी है और नई मेडिकेशन डिस्कवर हो चुकी है, जिससे हमें पता चलता है कि इन मेडिसिन के कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपने अभी नाम लिया GLP-1 एनालॉग, ठीक है। इन मेडिसिन की वजह से वेट लॉस होता है और एडिशनल बेनिफिट ये ग्लाइसेमिक कंट्रोल बहुत बेहतर करती हैं। और जो पेशेंट GLP-1 एनालॉग पे हैं वो लाइकली तो यही है कि वो इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन समटाइम्स हमें कुछ अरसे के लिए इंसुलिन भी साथ देना पड़ता है। सर, डायबिटीज़ का मीठे से कितना ताल्लुक है? हम अक्सर ये सुनते हैं कि मीठा नहीं खाना चाहिए, आपको शुगर हो जाएगी, तो ये ज़रा ये अगर मिथ है तो प्लीज़ इसको क्लियर करें। देखिए, इसमें सिंपल सी बात यह है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, ठीक है, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है, ठीक है। अगर आप मीठा लेंगे, कार्बोहाइड्रेट अब बहुत ज़्यादा है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका वेट गेन होगा। जब वेट गेन होगा तो टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। लेकिन अगर आपने ये नहीं हो सकता कि आपने मीठा लिया तो अब अगले दिन डायबिटीज़ हो जाएगी। एक लॉन्ग प्रोसेस है कि एक बंदे के इनटेक में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, जिनमें इंसुलिन की कमी है, तो उसमें डॉक्टर्स अक्सर इवन जो छोटे बच्चे हैं उनका वेट भी कम होता है, उनको सब चीज़ें बंद करा देते हैं। जो हम टाइप 2 डायबिटीज़ में कहते हैं कि आपने कार्ब्स कम लेने हैं, तो ये गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि उन पेशेंट में तो इंसुलिन बन ही नहीं रही, तो उनके हमने कार्बोहाइड्रेट के मुताबिक इंसुलिन की डोज एडजस्ट करनी। ठीक है। सर, थायराइड का क्या ताल्लुक है डायबिटीज़ के साथ? बिल्कुल ताल्लुक है। देखिए, जो थायराइड है इसकी दो मेजर इसकी टाइप्स हैं, अंडर एक्टिव थायराइड या हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। इसी तरह ओवर एक्टिव थायराइड जिसमें थायराइड हार्मोन ज़्यादा होता है। थायराइड ग्लैंड बेसिकली एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो कि नेक में होता है। तो अगर इसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही तो अंडर एक्टिव थायराइड होगा। जब अंडर एक्टिव थायराइड होता है तो उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, वेट गेन होता है, इसलिए टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी तरह ओवर एक्टिव थायराइड हार्मोन में भी ये पॉसिबिलिटी होती है कि बिकॉज ऑफ हार्मोनल डिसऑर्डर डायबिटीज़ के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो थायराइड का अगर जिसको भी डायग्नोस होता है तो हमने मेक श्योर करना है कि जो उनके थायराइड हार्मोन के लेवल्स हैं वो नॉर्मल हैं। अच्छा सर, आई वाज रीडिंग समवेयर कि PCOS का रिसेंटली नाम चेंज करके PMOS रखा गया है, तो क्या डिफरेंस है इसमें और ये नाम क्यों चेंज किया गया बेसिकली, और PCOS का भी डायबिटीज़ से ताल्लुक ज़रा हमें बताएं। देखिए, जो PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ट्रेडिशनली इस नाम से जाना जाता था, ठीक है। कॉमन डिसऑर्डर है, स्पेशली एशियन जो हमारी फीमेल्स इसमें होता है, ठीक है। लेकिन जब हमें पता चला कि कुछ इसमें पेशेंट ऐसे भी हैं कि उनको सिस्ट नहीं है लेकिन वो PCOS की तरह बिहेव कर रहे हैं। अच्छा। और कुछ पेशेंट हैं जिनको सिस्ट होती है लेकिन उनको PCOS के फीचर्स नहीं होते। तो ये जो सिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है ये बड़ा मिसलीडिंग और कंफ्यूजिंग सा है। इसलिए लास्ट मंथ जो एंडोक्राइनोलॉजी सोसाइटीज़ हैं उन्होंने ये रिकमेंड किया कि अब हम इसका नाम चेंज करके PMOS लाइक पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवरियन सिंड्रोम, क्योंकि ये एक हार्मोनल और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और सिस्ट का इससे कोई इतना खास ताल्लुक नहीं है। तो सर, इसका ट्रीटमेंट क्या है बेसिकली, कि हम इसको अगर अर्ली डिटेक्ट करके इसको ट्रीट कर सकें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यंग जो बच्चियां हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है आजकल के ज़माने में। ऑब्वियसली ये हमारा लाइफस्टाइल भी कुछ ऐसा है, फिर कुछ एनवायरनमेंट ऐसा है, तो उसको कैसे हम बेसिकली ठीक कर सकते हैं? देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि PCOS में जो पेशेंट है उसका मेन कंसर्न क्या है, ठीक है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि PCOS की वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। अगर तो ये मेन कंसर्न है तो इसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। इसी तरह PCOS में जब हम डायग्नोस करते हैं तो कुछ हार्मोन्स के टेस्ट करते हैं, ये नॉर्मली ड्यूरिंग पीरियड्स करते हैं। अगर तो ये कंफर्म हो जाता है कि इनको PCOS है, इनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग लेवल कम है और LH-FSH की रेशो डिस्टर्ब है, अगर ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है, ठीक है,
तो हमें जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है वो हो सकती है, हेयर लॉस हो सकता है, ठीक है, इसी तरह एक्नी हो सकती है, तो इसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी, ठीक है। इसी तरह कुछ पेशेंट का मेजर कंसर्न इनफर्टिलिटी होता है क्योंकि ये ओव्यूलेशन को भी अफेक्ट करती है, तो अगर कंसर्न आपका फर्टिलिटी है तो इसकी ट्रीटमेंट फ़र्क है। इसी तरह आपने जैसे पहले भी बताया कि पीसीओएस डायबिटीज से भी लिंक हो सकती है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करती है, और जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करेगी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम काज करेगी, तो उसकी ट्रीटमेंट फ़र्क है। तो इट डिपेंड्स, ठीक है, कि उनका मेजर कंसर्न क्या है, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये चारों की चारों चीज़ें इकट्ठी एक ही पेशेंट में हो। अच्छा सर, अभी हम थायराइड की बात कर रहे थे कि थायराइड में बेसिकली कभी कभार गिल्टी बन जाती है, तो क्या हर गिल्टी जो है वो सीरियस होती है, वो कैंसर होती है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, आजकल जो इमेजिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, तो अक्सर लोग जब स्कैन किसी और वजह से करते हैं तो उनको पता चलेगा कि थायराइड में तो एक गिल्टी है, एक नोड्यूल है, तो वो इससे ऑब्वियसली परेशान हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो सर्जन के पास जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली उनकी सर्जरी कर दी जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि इसमें जो मोस्ट सेंसिटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो है अल्ट्रासाउंड, क्योंकि अल्ट्रासाउंड हमें बताता है कि ये नोड्यूल बेनाइन है या कैंसर है, ठीक है। और इसमें जो फीचर्स होते हैं, जैसे जो नोड्यूल है उसमें कैल्सिफिकेशन है, उसमें कोई वेसल्स हैं, उसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है, उसके मुताबिक हम डिसाइड करते हैं कि ये जो नोड्यूल है वो कैंसर है या नहीं। अगर उसमें कुछ सस्पिशियस फीचर्स हैं तो फिर हम एक नीडल टेस्ट करते हैं जिसे एफएनएसी करते हैं, और वो कंफर्म करता है। तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो थायराइड नोड्यूल होते हैं वो बिनाइन होते हैं, उनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। सर, डायबिटीज़ का ताल्लुक कितना टेंशन्स और ये ओवर थिंकिंग, आपकी मेंटल हेल्थ और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से होता है? बिल्कुल हो सकता है। देखें, ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, ठीक है, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, ये सब डायबिटीज से लिंक्ड है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कॉज कर सकते हैं। तो स्ट्रेस डेफिनेटली ये एसोसिएशन है डायबिटीज से। और अनफॉर्चुनेटली जो लोग स्ट्रेस की मेडिसिन लिखते हैं या एंटीसाइकोटिक मेडिसिन पे होते हैं, उनसे भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, और डिस्लिपिडीमिया, उससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। पाकिस्तान में ये जो बीमारी है डायबिटीज़, वो बहुत तेज़ी से फैल रही है, लेकिन आपने बहुत अरसा वेस्ट में भी काम किया, इंग्लैंड में आपने बहुत अरसा काम किया है, तो आपका काफ़ी एक्सपीरियंस रहा होगा। तो आपने बेसिकली क्या डिफरेंस देखा है कि पाकिस्तान में क्या डिफरेंस है और वेस्टर्न कल्चर में क्या डिफरेंस है, वो बीमारी को किस तरह से ट्रीट करते हैं? मैंने इंग्लैंड में भी तकरीबन 20 साल काम किया और इधर भी काम कर रहा हूँ, इधर भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ, ठीक है। इधर आप देखें, जो पेशेंट नॉर्मली जब हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं जी हमने ब्लड शुगर चेक की है, तो ये ब्लड शुगर ज़्यादा थी, तो आप इसकी ट्रीटमेंट हमें मेडिसिन लिख दें, ठीक है। या कुछ पेशेंट मैक्सिमम एज भी 1C करा लेंगे, जी हमारी 3 मंथ्स की शुगर ज़्यादा है तो हमें अब ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब शुगर हो गई है, ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रॉपर तरीके से एग्जामिनेशन करना होगा, उनकी हिस्ट्री लेनी होगी कि इनको कौन सी टाइप की डायबिटीज़ है, ठीक है। और उसके बाद आपके पहले ही विजिट में जो डायबिटीज़ की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती है उसको देखना होता है, जैसे कि फीट एग्जामिनेशन, ये बिल एसेंशियल है आपके विजिट में, क्योंकि डायबिटीज़ से न्यूरोपैथी होती है, अल्सर बनने का चांस होता है। इसी तरह आंखें, रेटिनल स्क्रीनिंग, इधर नॉर्मली हम रिकमेंड नहीं करते। अगर कोई वेस्ट में है तो ये स्क्रीनिंग हर साल उनकी होती है, वो घर में बैठे होते हैं, उनके घर में लेटर आ जाता है कि आपकी अपॉइंटमेंट है और आपने ये अटेंड करनी है। इधर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम जब ब्लड टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि हमने मेक श्योर करना है कि इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, इनके किडनीज कैसे क्या हाल है, इनके लेफ्टिस कैसे हैं, क्योंकि जो लिपिड प्रोफाइल है, ठीक है, अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसके टारगेट डिफरेंस है, ठीक है, उसमें फ़र्क है, ठीक है। यानी कि जो LDL है वो नॉर्मली हम 70 से कम रखते हैं अगर डायबिटीज़ हो, ठीक है। अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं है तो उसके टारगेट डिफरेंट है। इसी जो ब्लड प्रेशर टारगेट है वो 130/80 डायबिटीज़ के पेशेंट में होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें करना पड़ती है, और ये पहले ही विजिट में हमें पेशेंट को बताना पड़ती हैं कि ये चीज़ें एसेंशियल हैं, ये टेस्ट करवाने पड़ेंगे, आपको रेटिना चेक करवाना होगा, आपको फीट करवाने होंगे। सर, पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि ईयरली स्क्रीनिंग या 6 मंथ स्क्रीनिंग कितना ज़रूरी है, और इसको आम करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकता है? आई थिंक इससे अवेयरनेस इज़ सो इम्पोर्टेंट। हमारे पास जो भी पेशेंट आते हैं हम उनको कहते हैं, उनको रिकमेंड करते हैं कि आपने साल में एक दफ़ा रेटिना ज़रूर चेक कराना है, ठीक है। आपने अपने फीट का एग्जामिनेशन ज़रूर करवाना है, ठीक है। इसी तरह कुछ ब्लड टेस्ट है
और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो अनफॉर्चुनेटली हम नहीं रिकमेंड नहीं करते, वो है यूरिन ACR, कि आपके यूरिन में प्रोटीन्स आ रही हैं कि नहीं क्योंकि ये पहला स्टेप होता है। नॉर्मली लोग RFTs करते हैं और क्रिएटिनिन देखते हैं, क्रिएटिनिन तो नॉर्मल है, मेरी किडनीज बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर यूरिन ACR पॉजिटिव है और उसमें प्रोटीन्स आ रही हैं, इसका मतलब है कि किडनी में डैमेज शुरू हो चुका है और क्रोनिक किडनी डिजीज़ का आगाज़ हो चुका है। लेकिन इसमें जो अच्छी खबर ये है कि अब ऐसी मेडिसिन आ चुकी हैं कि जो इसको रिवर्स कर सकती हैं, जो प्रोटीनूरिया को ख़त्म कर सकती हैं और एटलीस्ट या उसकी जो प्रोग्रेशन है उसको कम कर सकती हैं। इसलिए तमाम स्क्रीनिंग टेस्ट ये एसेंशियल है। बिल्कुल। अच्छा सर, शुगर को कंट्रोल करने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? क्योंकि आजकल हमारा जो लाइफस्टाइल है इट इज़ वेरी बैड, जंक फूड और इस तरह की चीज़ें, फिज़ी ड्रिंक्स बहुत कॉमन हो चुकी हैं इवन बच्चों में, अडल्ट्स में। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है कि शुगर हमारी बैलेंस रहे और लाइफस्टाइल भी हमारा मेंटेन रहे? ये आप तो इसमें बता चुकी हैं कि हमारा जो लाइफस्टाइल है ये बिल्कुल गलत है। हम रात को लेट सोते हैं, ठीक है, सुबह लेट उठते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए जो हार्मोन्स हैं हमारे, ठीक है, जैसे स्टेरॉइड हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स, एड्रेनलिन हार्मोन्स, वो अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस बनाया कि जब हम सुबह उठते हैं तो ये हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। तो ये प्रोसेस है कि वो सुबह ही उन्होंने आना है, ठीक है, इसे डॉन फिनोमेना कहते हैं, ठीक है। तो अगर हमने इसका पैटर्न ही डिस्टर्ब कर दिया, रात को हम लेट सो रहे हैं तो सुबह लेट जागेंगे, तो इससे सारी चीज़ों से इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा है। इस तरह जो हमारी डाइट है, ठीक है, बड़ी कार्ब रिच डाइट है। कल्चरली भी हम देखते हैं कि हमारी डाइट में मीठा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो रिकमेंडेशन है कि अपने वेट के एतबार से हमने प्रोटीन्स लेनी है। अब प्रोटीन्स चूँकि एक्सपेंसिव भी हैं, ठीक है, पाकिस्तान में, क्योंकि हर बंदा तो अब देखिए मीट अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, इस तरह एग्स उसमें लेने होते हैं। जो नॉर्मल रिकमेंडेशन है, जितना आपका वेट है, अगर कोई 100 किलोग्राम का बनता है तो उसको 100 ग्राम प्रोटीन लेनी है और कोशिश आपने करने के कार्ब सब ले ज़रूर, लेकिन उसका इंटेक कम रखें। तो सर आप लास्टली हमारी ऑडियंस को आज के हमारे टॉपिक के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि मेरा तो मैसेज इसमें बहुत सिंपल है कि डायबिटीज़ की प्रेवलेंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। ये एक पैंडेमिक बन चुका है पाकिस्तान में, ठीक है, लेकिन आई थिंक इसमें हमें सब ने मिलकर ही से लड़ना होगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे आप बात कर चुके हैं कि हमने अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आने हैं, ठीक है, और कोशिश करनी है कि आप जो किसी डॉक्टर के पास में जाए, एक्सपीरियंस डॉक्टर हो या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, जाके वो आपकी डिजीज़ को समझ सके। क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, ठीक है, जो कि उससे शुगर तो कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन उससे आपके पैंक्रियाज की एट्रोफी हो जाएगी और लेटर ऑन आपको उससे बहुत मसाइल हो सकते हैं। इसलिए मेडिसिन की सिलेक्शन, ठीक है, आपके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या है, ब्लड प्रेशर क्या है, तो जो डायबिटीज़ की मैनेजमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हम इसके पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर तो वेट ज़्यादा है तो वेट रिवर्सल की वजह से डायबिटीज़, वेट कम करने की वजह से डायबिटीज़ रिमिशन में जा सकती है। और बर वक्त अगर तशखीस हो जाती है तो ये आपकी बेहतरी के लिए होता है। बिल्कुल ऐसा कि आप अगर अर्ली ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा तो आप सेहतमंद रहेंगे डेफिनेटली। बिल्कुल ऐसा है। वेल, थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और आप सबसे मुलाकात होती है डिस्कवर पाकिस्तान के नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए बाय बाय।